हाय गाइस, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू डीप टॉक। आज मेरे पास एक बहुत ही खास मेहमान है, गेस्ट है, एक मित्र है, दोस्त है, एक लेखक है और ऑफ कोर्स एक आईएएस ऑफिसर है, और जिन्होंने आईएएस का ना सिर्फ एग्जाम क्लियर किया है और कैसे क्लियर किया है कि मतलब ही इज ऑल इंडिया रैंक 13th इन द आईएएस। बट और उससे इनक्रेडिबल बात यह है कि ये ऑल इंडिया रैंक 13th है जिन्होंने हिंदी मीडियम में पेपर दिया था। आईएएस के अपने पेपर हिंदी मीडियम में दिए थे, और हिंदी मीडियम में ऑफ कोर्स ही वाज नेशनल टॉपर एंड ओवर आल्सो 13th रैंक इन आईएएस। जो आईएएस के एग्जाम को समझते हैं वो जानते हैं कि ये कितना कठिन है, और हिंदी मीडियम में करना तो कितना ज्यादा कठिन है। तो एक सलामी आपको पहले ही मैं दे रहा हूँ, निशांत जैन, वेलकम। थैंक यू सर। इट्स अ प्लेजर आपसे गुफ्तगू करना। एक बार पहले भी मुझे बात हुई थी, तो सबसे ज्यादा मजेदार लगता है आपका एक ये अंदाज जो है ना, एकदम खुलकर बात करने का और एकदम देसी तरीके से बात करने का। तो आई होप कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बातें होने वाली है। होगी सर, हम हस्ती इंटरेस्टिंग लाए हैं इतनी ज्यादा, और इसका नाम है डीप टॉक, गहरी बात। तो यहाँ आराम से खुल के बात होती है, टाइम का प्रेशर नहीं रहता, जो यूट्यूब का एडवांटेज है। यहाँ कोई रैपिड फायर नहीं होता सर, यहाँ सिर्फ आराम आराम से बात होती है। उन बातों बातों में भी, एज यू नो, मेरा यूट्यूब का चैनल मोटिवेशन के लिए है, सो इन लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। और आप मानोगे नहीं, मेरे को लोगों ने बोला कि अलग अलग फील्ड्स के लोग लाइए। मैंने सोचा था कि सिर्फ बॉलीवुड वगैरह में लोग क्रेजी होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया बदल गया है। ऑफ कोर्स बॉलीवुड स्टार्स की अपनी अपील है, ग्लैमर है, वो सब है, मैं उनके साथ काम भी कर, नथिंग टू से अबाउट दैट। बट लोगों में एक ये चीज समझ आ गई है कि अचीवमेंट्स अलग अलग फील्ड में होती हैं, एंड एक्चुअली यस, ट्रू अचीवर्स हर जगह पे हैं। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। है बिल्कुल ना? सही बात है। और आप हो उनमें से एक। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक फ्रैंक बात पूछता हूँ। हमारे इंडिया में हिंदी मीडियम वालों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, अंग्रेजी वालों को थोड़ा अपर मानते हैं। ये मैं मतलब, मैं नहीं कह रहा ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, और मैं तो यहाँ खुद हिंदी में बात कर रहा हूँ। एंड एज अ इंग्लिश राइटर मैं हिंदी में ज़्यादा बात करता नजर आता हूँ, जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना लगे किसी को। लेकिन आप मानते हो ये होता है थोड़ा? बिल्कुल होता है। और हमारा देश में थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट है, जबकि जो बाकी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, जैसे कि जापान, इटली, जर्मनी और जितने भी चाइना, रशिया, सबके यहाँ अपनी अपनी भाषाओं में कामकाज भी होता है। अपनी अपनी भाषा में पढ़ाई भी होती है, और अपनी अपनी भाषाओं में वो एक्सेल भी करते हैं। लेकिन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश जो है वो एक भाषा नहीं है, वो एक स्किल है, वो एक हम्म। क्लास है। तो वो एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, बट दैट्स व्हाट इट इज। तो तो निशांत, आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि यार मैं हिंदी वाला हूँ? ये वो दर्द जब होता है ना पहली बार, वो भूलता नहीं आदमी को। ओके। तो ऐसे मुझे ना एक्चुअली ये तो था हमेशा से कि हाँ मैं हिंदी वाला हूँ, हम लोग हैं। बट एक चीज मेरे साथ थोड़ी सी यूनिक थी, जो जनरली हिंदी मीडियम वाले या जो भी वर्नैक्युलर लैंग्वेज के लोग होते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप ही बिना मतलब कि थोड़े से दबाव में रहते हैं औरों से। अच्छा, टचवुड जैसे जैसे मेरे मतलब दबाव में, मतलब जस्ट दबाव इलैबोरेट मतलब ऑन दैट। उनको, जब दबाव में मतलब जैसे मान लो कोई वेबिनार हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, नेशनल इवेंट हो रहा है, उसमें जो बंदा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता, बट उसकी अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, ही इज अ वेरी गुड हिस्टोरियन, बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस द थिंग्स इन इंग्लिश दैट वेल। तो हम्म। वो थोड़ा सा दबाव में रहेगा, सोचेगा कि पता नहीं मैं, मेरा आज चल पाएगा नहीं चल पाएगा। या ऐसी स्टूडेंट लाइफ में भी होता है कि जैसे एस्पिरेंट्स जो होते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो सब हमेशा इस दबाव में तो रहते हैं। हिंदी मीडियम वाले हम तो रहे हैं, हमने सब देखा हुआ है कि क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। कॉर्पोरेट में आप जाते हो, आप वहाँ कॉर्पोरेट में नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, और आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, बट आपकी वैसे नॉलेज बहुत अच्छी है जो आपका ऑफ डोमेन है। कोर्स, हाँ हाँ। बट नहीं, उनको वो शायद नॉलेज थोड़ी कम चलेगा, बट वो उनको फ्लुएंट और वो अच्छी से घिटपिट करने वाला आना चाहिए। जैसे एमएनसी मल्टीनेशनल्स में, हाँ। कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, कंसल्टिंग फर्म, सॉफ्टवेयर फर्म्स, यू आर सेइंग कि जबकि जहाँ ये। पे कॉल सेंटर है, चलो वो समझ में आता है, पर जो हम्म, जहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे आपको नॉलेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, वहां पे भी इंग्लिश को ज्यादा वेटेज दे दिया जाता है। उस चक्कर में कई बार मुझे लगता है जो एम्प्लॉयर है वो भी थोड़ा नुकसान में रहता है, कि वो खाली लैंग्वेज स्किल्स पे ज्यादा चला जाता है, और वो उसको भूल जाता है जो रियल स्किल उसको चाहिए। राइट। सो यू फिनिश स्कूल, आपने स्कूल फिनिश किया, फिर आपने कहा कि आपने हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन की मेरठ यूनिवर्सिटी से, है ना? हाँ।
फिर आपने एमए भी किया, तो अब नहीं, तक तो ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर नहीं था सरप्राइजिंगली मेरे सॉरी। पास। इंग्लिश और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थे, फिर एमए में मैंने हिंदी लिटरेचर। ओके 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 गुड। तो ह्यूमैनिटीज में आपने ये किया, पर अब तक तो नहीं लग रहा कि निशांत जैन कुछ बहुत बड़ी हस्ती है। एक मेरठ की यूनिवर्सिटी में अगेन, आम आम घर में जन्म, आम स्कूल, आम कॉलेज चल रहा है अभी तक। हम धीरे धीरे जा रहे हैं ना कि अब आप ग्रेटनेस की तरफ कैसे, मतलब तो आपने वो किया, फिर आपने एमफिल की, फिर आपने जॉब की, और आप थे ट्रांसलेटर पार्लियामेंट में। जरा बताएंगे अपनी फर्स्ट जॉब के बारे में। तो फर्स्ट जॉब तो मेरी एक्चुअली और भी बहुत पहले थी, मैं आपको थोड़ा सा पहले वापस लेके जाता हूँ। कि हम्म फर्स्ट जॉब तो मेरी एक पार्ट टाइम जॉब थी, जो मैंने 10th क्लास के बाद हम तीनों दोस्तों ने शुरू की थी। वही तीनों हम्म दोस्त। तो हम लोग क्या करते थे, प्रूफ रीडिंग जो होती है, जब कोई बुक छपती है तो उसकी करेक्शंस वगैरह ठीक की जाती है, हम्म एडिटिंग करते हैं। तो वो हम लोग 10th पास करके हम तीनों वो काम करते थे। मेरठ में वाह। पब्लिशिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, तो उसमें ऐसा हाँ। होता था कि एक पेज के इतने रुपए, तो उस हिसाब से हम लोग वो पार्ट टाइम करते थे। वाह। तो वो मेरी पहली एक तरह से जॉब थी, पार्ट टाइम जॉब में कहूंगा, और उससे थोड़ी बहुत इनकम होनी शुरू हो गई थी। देट वॉज सफिशियंट फॉर माई, मेरे खर्चों के लिए वो काफी। तो वो करना शुरू किया, उससे एक फायदा बहुत हुआ कि प्रूफ रीडिंग जब आप करते हो तो बहुत सारे राइटर्स की किताबें आपको दी जाती है, आप हम्म उसको उसमें ग्रामेटिकल करेक्शन, टाइपिंग एरर्स ठीक कर सकते हो। इस बहाने आप उन सब किताबों को पढ़ रहे होते हो। तो वो बहुत सारी तरह की किताबें मैंने पढ़ी। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एक मेरे को नौकरी मिल गई थी पोस्टल डिपार्टमेंट में, क्लरिकल जॉब। तो मैंने उसमें सो उस यू वो वर, ज्वाइन कर ली। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट फॉर्मल जॉब। यू वर अ पोस्ट पोस्टल, पोस्ट ऑफिस में थे आप? पोस्ट ऑफिस में, हाँ। कौन से पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस मेरठ में। पिन कोड याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है, टू क्या? फाइव ट्रिपल जीरो टू ओके, सो 250002 में निशांत जैन एक ग्रेजुएशन करके मेरठ से एक क्लर्क बैठा हुआ है पोस्ट ऑफिस के अंदर। फिर क्या किया उसके निशांत ने? बाद फिर मेरे दिमाग चलना शुरू हुआ, मैंने कहा कि भाई अब ऐसा है कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, मेरे अंदर इतने सारे स्किल्स हैं, मैंने इतना सारी चीजें की हुई हैं लाइफ में, लिखता भी था ये वो दुनिया भर का। तो मैंने सोचा कि इस नौकरी से एक बार अपन छोड़ना ही टफ डिसीजन था, क्योंकि अपन एक साधारण फैमिली से थे और सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस नौकरी को छोड़ के दोबारा से मैंने एमए किया, क्योंकि बीए ही किया हुआ था तब तक, एमए नहीं किया हुआ था। एमए किया, एमए के साथ साथ मैंने अपना हिंदी लिटरेचर में अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से समझा उसको। फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम जो होता है जिससे फेलोशिप मिलती है रिसर्च के लिए, वो मैंने दिया मेरठ में रह के, और वो मेरा क्लियर हो गया। हम्म क्लियर होती आई गोट एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे दिल्ली आके डीयू में एमफिल करने का मौका मिल गया। जबकि सच बात तो ये है कि मैं 12th के बाद ही डीयू आना चाहता था, पर मैं आ नहीं पाया। बिकॉज ऑफ मार्क्स? नो नो, मार्क्स तो मेरे तब भी अच्छे थे, मार्क्स तो मेरे टचवुड हमेशा अच्छे ही रहे हैं। लेकिन हम्म एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में आने में कुछ चीजें, लॉजिस्टिक्स और कुछ खर्चा करना पड़ता है, वो थोड़ा उस समय दिक्कत थी। इसलिए मैं 12th के बाद दिल्ली नहीं आ पाया, पर फाइनली जब मुझे एमए के बाद फेलोशिप मिली तब मैं एमफिल करने दिल्ली आया। सो यू आर सेइंग कि आपके घर में, लाइक मेरठ, फॉर आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज, और बट फॉर दोज हु डोंट, मेरठ दिल्ली से 2 घंटे दूर है, 2 ढाई घंटे बस मतलब सिक्सटी ड्राइव फाइव है। किलोमीटर 65 किलोमीटर, तो आज की डेट में तो बहुत ही कम मानते हैं उस डिस्टेंस को। और आप कह रहे हो कि आपकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि आपको दिल्ली जाके पढ़ने भेज दें, वो भी सरकारी कॉलेज में, वो भी डीयू सरकारी। डीयू की फीस तो ज्यादा नहीं, बस रहने का जो नहीं, बट दिल्ली का खर्चा है। बट रहना और बोर्डिंग लॉजिंग वो सब चीजें तो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना, मेरठ में वाह। आप घर में रह के पढ़ सकते हो। यस। एंड और आप कह ऐसे रहे मेरे जैसे ना, मैं तो एक हो। कहानी है आपके सामने आ रही है, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके सामने में सुना रहा हूँ। मोस्टली लाखों लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं 12th के बाद कहीं बाहर जाना, पर वो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि बाहर मान लो फीस की भी टेक केयर अगर हो गई तो भी आपको रहना खाना तो अपनी जेब से पड़ेगा। नो, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ये इंडिया की रियलिटी है, अपॉर्चुनिटी के बाद भी लोग नहीं कर पाते। और आप कह रहे हो कि 8,000 रुपए की सैलरी भी छोड़ने के लिए आप कह रहे हो कि बहुत टफ डिसीजन था। बिल्कुल। उस समय के हिसाब से 8,000 थोड़ी, मतलब आज के हिसाब से तो 8,000 बहुत कम लग रहे हैं, और उस समय के हिसाब से वो मान लो कि आप आज के 40,000 तो हो ही गए उस समय के नहीं 8,000। नहीं निशांत, अगर आप 2008 की बात कर रहे हो तो 8,000, 20,000 हो गए, 25,000 हो गए। आई मीन इट्स ओके। 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 आई राइट, एंड आई मीन, बट आई कैन अंडरस्टैंड इफ अगर उससे आप अर्निंग मेंबर हो घर के तो इट्स हार्ड, बट यू डिड इट। एंड देन यू डिड एमए जम के, एंड देन आप डी आई एम फिल किया, फिर आपने आईएएस की तैयारी चालू की। हाँ, साथ में एमफिल के साथ साथ मैंने जम के यूपीएससी की तैयारी की। फिर वही हुआ, देखो आप कह रहे हो खास बात ढूंढ रहे हो ना आप पूरे में। हम्म सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे खास बात थी मेरी ये कि मेरे पास कुछ खास नहीं, सब कुछ आम है।
हम्म। तो डीयू में मैं आ गया, उसके बाद एमफिल कर रहा था, तो यूपीएससी का एग्जाम दिया मैंने, पहला अटेम्प्ट दिया। तो मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट समझता था खुद को, हम्म। था भी एक तरह से। तो जब मैंने लेकिन यूपीएससी का एग्जाम दिया, बहुत अच्छी तैयारी करके एग्जाम दिया, अगेन वही हिंदी मीडियम में ही दिया था। तो जो पहला फेज होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको चार ऑप्शंस में से एक चुनना होता है। उस पहले फेज में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। हम्म। फर्स्ट तो अटेम्प्ट में एक, आपके, हाँ, जो आपका फर्स्ट पहला अटेम्प्ट अटेम्प्ट। में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। आपके सब्जेक्ट्स क्या थे फर्स्ट? एक्चुअली क्या होता है, अभी प्रीलिम्स में कोई सब्जेक्ट चुनना नहीं होता है, अच्छा, वो प्रीलिम्स तो में प्रीलिम्स है। सबके लिए कॉमन हाँ। होता है, जनरल स्टडीज और वो सी फ्लैट हम्म। होता है। और मेंस में एक सब्जेक्ट चुनना होता है, बाकी मेंस में जीएस भी सबका सेम रहता है। मेंस में मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था ऑब्वियसली। तो प्री में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ और काफी ज्यादा एक तरह से मतलब एंग्शियस हो गया और थोड़ा डिप्रेस भी हो गया कि मैं इतना अच्छा पढ़ने में, और फिर नौकरी वो छोड़ के आ रखा था घर। कई लोग ये भी बोल रहे थे, बुआ बोल रही थी, मामा बोल रहे थे कि भाई ये लड़का तो सरकारी नौकरी छोड़ के और बेवकूफों की तरह दिल्ली गया हुआ है, आईएएस के ऐसे हो रहा है क्या, है ना। हम्म। तो वो चक्कर भी था, तो एक दबाव था कहीं ना कहीं। वो अच्छी बात थी कि वो डीयू से फेलोशिप मिल रही थी एमफिल की, दैट वाज अ रियली गुड थिंग। तो मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देके मैं फेल हो गया उसमें पहली बार में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। देन फिर मेरे भैया और मेरी फैमिली ने मेरे को थोड़ा हिम्मत दी, उन्होंने हर तरह से मेरे को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। और उन्होंने कहा कि भाई तू जो है, तेरे अंदर काबिलियत है, बस तू एक बार और दोबारा बैठ जा तो तेरा हो जाएगा। तो फिर दोबारा हिम्मत जुटाई। इसी बीच फिर मैंने एक एग्जाम और दे रखा था पार्लियामेंट में, एक वैकेंसी निकली हुई थी, क्योंकि मैं बीए में इंग्लिश और एमए हिंदी हूँ। तो ट्रांसलेशन की यही क्वालिफिकेशन होती है कि दोनों लैंग्वेजेस आपको आती हैं अच्छे से। तो मैंने ट्रांसलेटर होते हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इधर मैंने एमफिल सबमिट किया, उधर मैंने ट्रांसलेशन की नौकरी ज्वाइन की। सरकारी नौकरियों के लिए आप बने हो। आप किस 3 बार, मतलब सरकारी नौकरी, आज भी सरकारी नौकरियां है और बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी, लेकिन आप मतलब समहाउ एक है आपका, पोस्ट ऑफिस हो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे आईएएस हो, अरे सरकारी। आप इसको मैं भारत बताता हूँ सरकार हो आप। नहीं नहीं, ऐसे हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं। आप लोग शायद क्योंकि वो थोड़े हम्म। अंग्रेजी मीडियम टाइप के लोग हो ना, इसलिए आपको शायद उतना एम्पैथाइज नहीं कर पाते आप लोग। पर हमारे, आप आओ चाहे कहीं भी देख लो, आप यूपी में देखो, आप इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, मेरठ, पटना, रांची बिहार में, इधर आपके राजस्थान में जयपुर और अजमेर, इधर उधर इंदौर देख लो, भोपाल, रायपुर, सब हम्म। जगह लाखों बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, दैट आई नो निशांत, बिकॉज मैं खुद मोटिवेशन टॉक्स देता हूँ इन शहरों में। हाँ, एंड नंबर वन थिंग इज स्टेट सिविल सर्विसेज, और लाइक एवरीबडी इज वांटिंग दैट। बट आई थिंक आपकी लग भी जाती है ना, लेकिन हर बार। नहीं नहीं, वो मेरे को एक्चुअली पहले ही क्लियर हो गया था कि हाँ। सरकारी में तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का ही मन था, मेरा क्लियर कट था। फिर मैंने जब ये थोड़ा सा हुआ ना कि सरकारी नौकरी में मैं ग्रुप सी, क्लैरिकल जॉब वाज ग्रुप सी, क्योंकि सरकारी में ए बी सी डी होता है। तो डी ओके। मतलब फोर्थ क्लास हो गया, जो थोड़े वो वाले काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं हम्म। ऑफिस में, जो फाइल को इधर से उधर करते हैं वो सब। हम्म। और सी मतलब क्लैरिकल, जो बाबू हो गए एक तरह से। हम्म। बी मतलब ऑफिसर और क्लर्क के बीच का है, जो थोड़ा सा बाबू से बड़ा है लेकिन ऑफिसर से छोटा है। और ए मतलब बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास ऑफिसर। तो मेरे को हम्म। समझ में आ गया था क्लैरिकल जॉब के बाद कि अपने को सरकारी नौकरी करनी है, पर अच्छे वाली, बड़े वाली करनी है, जो सबसे बड़ी। हाँ भाई जब आप इस फील्ड में जाओ तो एक्सेल करो ना उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो जब आप पोस्ट ऑफिस में थे क्लरिकल जॉब में, तो आप देखते हो गए सीनियर बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिसर, तो आपको बिल्कुल लगता था बिल्कुल तब कि एक दिन ये बनना है बॉस। ये था बिल्कुल आपके मन बिल्कुल में ने। बिल्कुल था। ठीक है। मुझे बताओ कि कैसे पहली बार आपका प्रीलिम में क्यों नहीं हुआ था, और जब दूसरी बार जब हुआ तो आप कितना पढ़ते थे, आप कैसे पढ़ते थे, क्या रूटीन था? सच सच बताओ कि भाई ऐसे कैसे, मतलब बिकॉज आई नो बहुत घिसना पड़ता है, स्पेशली टू गेट द रैंक लाइक यू डिड। तो जस्ट टेल अस, थोड़ा बताइए कि कैसे करते थे। मैंने ना पहले अटेम्प्ट में ज्यादा पढ़ाई की थी, जिसमें मैं प्री में हम्म। फेल हो गया, सच ओके। बताऊं तो। है ना, उसमें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई पूरे जिस तरह से करनी होती है ना, घिस के तैयारी, उस तरह से मैंने की। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि मैं पहले में काफी नर्वस था। पहले अटेम्प्ट में ना थोड़ा सा मैं एग्जाम टाइम पे खास तौर पे ना काफी प्रेशर में आ गया था। और इवन जब प्री का एग्जाम था तो उस रात को मैं सोया भी नहीं था ठीक से, आधे घंटे ही सोया था बस। उसके हम्म। बाद मैं एग्जाम देने गया। तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो जो मैं थोड़ा तनाव ले लिया ना मैंने, वो फर्स्ट अटेम्प्ट का, उसकी वजह से मेरे को काफी नुकसान हुआ। और कुछ क्वेश्चंस तो मेरे वैसे ही गलत हो गए, जो मेरे को शायद वैसे, अगर मैं थोड़ा कूल होता और थोड़ा सा
मेरी लाइफ में थोड़ा आराम होता तो मैं अच्छे से उनको अटेम्प्ट भी करता। तो ये मुझे लगता है ये मेरे साथ एक नुकसान हुआ, जबकि मेरे को नॉलेज थी, मैंने पढ़ाई अच्छे से की हुई थी सारी। दूसरी बार में बस वही जो मिसिंग थी ना चीज, वो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, वो दूसरी बार में नौकरी के साथ साथ मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था। और ये लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास प्लान बी तो है ही। अगर आईएएस में नहीं भी हुआ तो आई हैव ए गुड जॉब, जहां मैं आराम से अच्छे से एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लाइफ जो है आगे बिता सकता हूँ। तो वो सोच के मैंने एग्जाम दिया, एक तरह से वो निष्काम कर्म टाइप होके, कि आई एम नॉट अटैच विद द रिजल्ट, और मैं अपने अच्छे से दूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट, और जो होगा देखा जाएगा। तो ये सोच के जब दोबारा मैं एग्जाम दिया, तो जबकि पढ़ाई दोबारा में कम की, क्योंकि टाइम नहीं मिला, नौकरी के साथ कर रहा था, बट फिर भी हो गया। What was that interview like? They asked like normal questions about India, GK, all that, constitution, all that they asked, or? वो मोस्टली करंट अफेयर्स पे आपका ओपिनियंस पूछते हैं, कोई भी करंट की बात बता देंगे और उस पे पूछेंगे आपको इसमें क्या, आपको क्या लगता है, या आपको Hmm. क्या लगता है इसको ऐसे हैंडल किया जाना चाहिए, ऐसे हैंडल किया जाना चाहिए। तो दैट्स हाउ दे ट्राई टू रीड योर माइंड कि हाउ डू यू थिंक। बेसिकली मुझे जो लगता है उनका जो फंडा है वो है कि आप कैसे सोचते हैं, उनको बस ये पता करना है। और एक उनको आपने ये पता करना है, आर यू हम्म ट्रेनेबल और नॉट, आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है या नहीं। आपने फाड़ दी होगी इंटरव्यू में। नहीं मुझे नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं ऐसे है। फीलिंग आ रही है मुझे। नहीं नहीं आपने ऐसी हिंदी सुनाई होगी नहीं 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 नहीं, सिंपल लिटरेचर मैं। वाले की, ऐसे चुप हो गए ना, मतलब सामने वाले ने कहा होगा भैया दो ऐसे। नहीं, जैसे आपके वो जो ट्रांसलेटर है ना, जिन्होंने आपकी वन अरेंज मर्डर का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, हाँ, सुशोभित। तो सुशोभित, हाँ। सुशोभित की एक खास बात है कि वो मतलब जो जिसकी नीड है उसके हिसाब से वैसी हिंदी यूज करता है। जैसे आपकी हाँ, किताब की ट्रांसलेशन उसने बहुत सिंपल और बोलचाल की हिंदी हाँ, यूज की। हाँ, तो मेरा क्या है, मैं तो ऑडियंस के हिसाब से बोलता हूँ। अगर मेरे को कहीं हिंदी के प्रोफेसरों के बीच में बैठा दिया जाए ना, तो वो जब मैं बोलूंगा तो उसके बाद बोलेंगे यार ये लड़का तो मतलब गजब है। तो ये हाँ। रहता है मेरा। तो इसलिए अगर मैं यंगस्टर्स में बैठता हूँ तो उनके हिसाब से बोलता हूँ, मेरे को सारी तरह की हिंदी आती है। तो जैसे अगर आपको एक मतलब नॉट शुड हिंदी बट एडवांस्ड हिंदी में अगर बोलना हो कि समथिंग, अगर आपको दो लाइनें कहनी हो कि हमें अपने भाषा के प्रति लाइक वी शुड बी प्राउड एंड हिंदी मीडियम वालों को कम नहीं फील करना चाहिए, तो आप ये कैसे बोलोगे? सो मैं ये कहूंगा कि हमारी भाषा में हमको खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए, खुद को कमतर आंकना नहीं चाहिए। और दूसरी भाषाएं, विदेशी भाषाएं सीखने का मौका मिले तो उनको जरूर सीखना चाहिए, पर अपनी भाषा की कीमत पर, अपनी भाषा की कीमत पर दूसरी भाषा को नहीं अपनाना चाहिए। और अपनी भाषा में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। चलो, ये तो मुझे भी समझ आ गया यार। ये तो मुझे समझ आ गया, इतना तो मेरे को लग हिंदी रहा था बहुत मैं। आसान है, हिंदी बहुत हाँ, कोई हाँ, नहीं, मुश्किल नहीं, नहीं है। नहीं, आई आई स्पीक इन हिंदी अलॉट एंड आई थिंक इट कम्स डाउन टू आप कौन सी भाषा में सोचते हो, आई थिंक। यस। तो जब आईएएस का रिजल्ट आया, आप कहाँ थे, कैसे आपको पता लगा, और जब आपने रैंक देखी, आपका मतलब क्या वो दिन क्या था, क्या हुआ, आपको क्या फील हुआ? जो लड़का मेरठ का एक हिंदी मीडियम स्कूल, लोअर मिडिल क्लास घर से, और फिर आज आईएएस का एग्जाम दिया और ऐसे आया, तो क्या वो दिन क्या था? तो वो उस दिन क्या है कि तब एक दिन पहले यूपीएससी ने वेबसाइट पे डाल दिया था कि कल दोपहर में रिजल्ट आए। तो ऐसे हमेशा होता नहीं है, पर उस साल उन्होंने पता नहीं ऐसा इनिशिएटिव लिया था। तो मुझे उस दिन सैटरडे को रिजल्ट आना था, फ्राइडे तक मैंने नौकरी की, और फ्राइडे को सैटरडे सुबह सुबह में बस लेकर के दिल्ली से मेरठ अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंच के आई एम लाइक वेटिंग कि दोपहर में रिजल्ट आएगा। तो मेरे घर वाले पूछ रहे हैं, मेरी भाभी पूछ रही है कि कैसा लग रहा है आपको भैया, ये वो। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूँ, तो मैंने उस समय तक थोड़ा जीवन में कई सारे धक्के खा लिए थे और कई सारे तरह के धूप छांव देख ली थी। तो आई वॉज लाइक कि दोनों तरह से कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि मेरी रैंक 1 ही आ जाए, ये बोला मैंने उनको, और हो सकता है कि मेरी 1000 में एक भी नाम ना आए। तो मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। और एक्चुअली मैं तैयार था। और करीब 1 सवा बजे मेरे पास एक फोन आया मेरे एक फ्रेंड का कि तुम्हारा रोल नंबर यही है क्या। मैंने कहा हाँ यही है। तो वो तो बस बौखला के पागल हो गया, वो तो कहेगी आपकी रैंक 13 आई है, और मतलब एकदम। उसके बाद जो फोन बजे हैं मेरे, और कितने फोन, जो वो कॉल लॉग होता है उसमें क्या होता है, 30 40 ही कॉल लॉग आते थे उस टाइम में जो मेरा फोन था। तो वो इतने सारे फोन आए, इतने सारे फोन मिस हो गए कि मुझे आज पता ही नहीं कि उस दिन किस किसने फोन किया। वाह। और एक एक तो आए बाद में, एक हमारे सीनियर थे जो पहले टीचर रहे थे, वो आए कि मैंने आपको 18 फोन किए। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं आपने मुझे 18 फोन किए। वो घर आ गए फिर जब वो फोन ही नहीं मिल रहा है तो। हाँ, करेक्ट। एंड देन कितनी देर की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी जैसे? ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्चुअली।
लवासना जो है वो बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एक तरह से। तो वहाँ पे हम लोग गए तो क्या होता है, पहले फाउंडेशन कोर्स होता है सबसे पहले। वो करीब 3 महीने का होता है। उसमें सभी सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, IAS, IPS, IRS एंड ऑल सारे सिविल सर्विसेज होती है। वो फाउंडेशन कोर्स होता है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें, लॉ, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ सिखाई जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, अपनी सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैसे IAS की ट्रेनिंग लवासना में होती है, मसूरी में, बाकी लोग अपनी अपनी अकेडमीज में चले जाते हैं। जैसे IPS वाले हैदराबाद चले जाते हैं, IRS हम्म। वाले नागपुर चले जाते हैं। तो ऐसे होता है। एक हमारी वो फिर एकेडमिक सी हो जाती है ट्रेनिंग, उसके बाद फिर पूरा पढ़ाई ज़्यादा होती है उसमें। तो वो किया मैंने प्रोफेशनल कोर्स फेज 1। उसके बाद इस बीच में एक और चीज होती है, उसे विंटर स्टडी टूर बोलते हैं, जिसका नाम फेमस है भारत दर्शन। तो भारत दर्शन जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। उसमें काफी हद तक आप पूरे देश को कवर करते हो, नॉट कम्प्लीटली, बट उसमें आपको अराउंड 45 डेज में पूरा एक्सपोजर कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आर्मी के साथ रहना पड़ता है थोड़े दिन, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, कोस्ट गार्ड के साथ, आपको नक्सल एरिया में आपको ले जाया जाता है, आपको पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ले जाया जाता है, गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका आपको एक्सपोजर कराया जाता है उन 45 डेज हम्म। में, देश में अलग अलग जगह ले जाकर। तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोजर होता है। इसके पहले विलेज विजिट भी कराई जाती है उसमें आपको। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने विलेज ही नहीं देखा होता कभी, ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि आजकल हम्म। अर्बन पॉपुलेशन बहुत है। और फिर कई लोग तो अच्छे अच्छे कॉलेज में आपके जैसे बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, तो वो फिर विलेज भी कई बार नहीं देखा होता कुछ लोगों ने। तो वो विलेज में एक हफ्ते रहना होता है वहाँ जाके, और कोई बहुत ही डिस्टेंट विलेज होता है। और वहाँ जाके वहाँ की जो एजुकेशन, वहाँ की हेल्थ, वहाँ की जो पंचायती राज के जो कामकाज हैं, उन सबको समझना पड़ता है। वो सब चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद जब आप ये एकेडमी वाला पार्ट हो जाता है, लगभग 1 साल का होता है, उसके बाद फील्ड में आ जाते हो। फील्ड में आ जाते हो तो आपको प्रॉपर एक तरह से आपको प्रोबेशनर हो आप अभी, और आप असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पे आपको भेज दिया जाता है। और आप जो कलेक्टर होते हैं, DM जो होते हैं, उनके साथ रह के आप सीखते हो, प्रैक्टिकली सीखते हो, उनके साथ रहते हो, कैसे वो इंस्पेक्शन करते हैं, कैसे वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, कैसे वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, वो सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली सीखते हो। आपको कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिए जाते हैं, आपको तहसीलदार बनाया जाता है, आपको BDO बनाया जाता है, आपको SDM बनाया जाता है। तब आप सीखते हो कि एक्चुअली कैसे काम होता है और जिम्मेदारी आती है। उसके बाद वापस एक बार एकेडमी जाते हैं, और वहां जाके अपनी डीब्रीफिंग होती है। हम लोग जो सीख के आए हैं वो एक दूसरे को बताते हैं। उस तरह का होता है, वो छोटा सा फेज होता है। एक छोटा सा फॉरेन स्टडी टूर भी होता है 1 हफ्ते का। जैसे मेरे केस में मैं सिंगापुर गया था, सिविल सर्विस कॉलेज। लंदन में भी ऐसे कई सारी जगह हैं सिविल सर्विसेज के जो कॉलेजेस है, वहां पे जाके करते हैं। ऐसे करके फाइनली 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड फाइनली आपको स्टेट में जो भी आपका कैडर है वहां पे आपको भेज दिया जाता है। मेरे केस में राजस्थान था, तो मुझे राजस्थान भेज दिया Very nice. If you had a younger brother or a younger sister, या maybe once your children are growing up, आप उन्हें क्या कहोगे अगर अब वो देख, क्योंकि क्या है ना निशांत, बहुत लोग यहाँ पे स्पेशली मेरे चैनल पे देखो, लोग चाहें तो नोरा फतेही के आइटम नंबर भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, पर लोग हम दो बुड्ढों को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? जो भी देख रहे हैं, सारे नहीं देख रहे, लेकिन जो भी देख रहा है और जो यहाँ तक पहुंचा है, वो कुछ ना कुछ लाइफ में बनना चाहता है, और वो कुछ राह चाहता है, वो कुछ दिशा चाहता है। और इसका मतलब चाह तो है, एम्बिशन तो है, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है, सेल्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने कहा फोन का ये वो। तो आप क्या टिप्स देंगे उसमें? तो मैं ये टिप्स दूंगा कि कई बार ना थोड़ा सा लूज भी छोड़ना चाहिए खुद को। कुछ लोग कुछ ज्यादा डिसिप्लिन में चले जाते हैं, तो वो वीकेंड्स वगैरह पे थोड़ा सा अपने को लूज भी छोड़ना चाहिए। पर नॉर्मली दिनों में थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मैं जैसे अपने किसी कजिन को, या अपना कोई जूनियर है, या अपना कोई फैमिली मेंबर है, तो अगर मुझे एडवाइस करना हो तो मैं उसको ये सलाह दूंगा कि भाई, मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं बनाए, क्योंकि हम्म। इट्स इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं आज किसी 15 साल के, 18 साल के लड़के को बोलूँ कि तुम इंस्टाग्राम ज्वाइन ही नहीं करोगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो करेक्ट। अदरवाइज किसी न किसी फेक नेम से कैसे न कैसे ज्वाइन तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए बेटर है हम ऐसी बेवकूफपन की सलाह ना दें उसको। हम उसको प्रैक्टिकल बात कहें कि भाई आप ज्वाइन करो, खूब अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा टाइम फिक्स करो, ताकि आपकी पढ़ाई, आपकी जो भी क्लास चलती है, जो आपकी ट्यूशन चलता है, वो सब अच्छे से हो सके। हम्म। तो ये चीज है। और प्लीज जब भी आपकी छुट्टी हो वीकेंड पे, तो जो आपको शौक है ना, उसके लिए टाइम निकालो। अगर आपको मूवी देखनी है, OTT, आजकल तो OTT पे ही देख रहे हैं, या फिर आपको जो है मतलब म्यूजिक का शौक है, या फिर आपको मोटिवेशन सेल्फ हेल्प का भी शौक होता है,
तो आप चेतन भगत जी का देख रहे हैं यूट्यूब चैनल या जो भी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो वो वीकेंड पे आप उसके लिए टाइम, हम्म। तो मुझे लगता है अगर ऐसे करो तो हो सकता है। और ये बहुत फिजिबल बात है, कोई मैं ऐसी बहुत ही टफ बात नहीं कह रहा हूँ। आप ज्वाइन करो, आपको जो मन करता है वो करो, पर वीक डेज में तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू विल, सब कुछ मैस हो जाते जाएगा। जाते जो यंगस्टर्स ये देख रहे हैं, एज अ फ्रेंड आप क्या कहना चाहोगे उन्हें, जो कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, शायद समझ नहीं आ रहा कैसे, या शायद कॉन्फिडेंस की कमी है या डिसिप्लिन की, जो वटेवर जो भी है, पर कुछ बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कह के जाना चाहते हो? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग अभी ये सुन रहे हैं वो सारे ही लोग वो हैं जो कुछ तो करना चाहते हैं, अच्छा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तभी वो सुन रहे हैं, वरना वो कुछ और देख सकते थे। हम्म। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को थोड़ा सा एनालाइज करो, क्योंकि अब नाउ यू आर 18 और मे बी 20, आपकी एज थोड़ी सी मेच्योर वाली हो रही है। 12th तक आते आते पता चलने लगता है कि मेरी क्या वीकनेस है और मेरी क्या स्ट्रेंथ है। उसको थोड़ा सा एनालाइज करो और प्रैक्टिकली अपने काबिलियत और अपने उसके हिसाब से अपनी एक तरह से लिमिटेशंस भी देखो। हो सकता है कि कुछ लिमिटेशंस भी हो, उसके हिसाब से अपना करियर को सोचो। और बड़ा सोचो, मैं बड़ा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्लान भी बनाओ। हम्म। वो मैं आपकी ये बुक में बात, चैप्टर भी है। हाँ बिल्कुल इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि एक प्लान भी बनाओ, उसमें हेल्प लो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, टीचर्स की हेल्प लो। करो करो वही जो करना है, आपका जो मन है, पर प्लान भी सोच के रखो। यू हैव डन समथिंग रियली रिमार्केबल, एंड आई नो कई साल हो गए उसको, और उसके बाद भी आप कर रहे हो, आज भी काम कर रहे हो, और हमारे देश के लिए काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और बहुत मेहनती हो, आप कह रहे हो इतना मन लगा के काम करते हो। तो आप सच में मिसाल हो। और ये देश भी बदल रहा है, अब ये देश निशांत जैन को भी हीरो मानता है, ये नहीं कि जो एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं किसी और का लिखा हुआ उसी को हीरो मानते हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ इंस्पिरेशंस, एंड थैंक यू सो मच गाइस। जैसे कि हमने कहा, आप यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब आप औरों से अलग हैं, you want to be something in life. Thank you so much, Nishant, for your wonderful थैंक यू। time. Thank you थैंक so यू। much for coming. Thank you so much.